हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है उसकी बुक स्टार्ट करिए एडवांस्ड ऑपरेशंस रिसर्च। इसमें हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड या फिर सिंप्लेक्स मेथड। ये यूनिट 4 दैट इज गेम थ्योरी का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद यूनिट 4 आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी गेम थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व करने के लिए और आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इस मेथड से वो 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे मिस मत करिएगा, ठीक है। पूरी वीडियो देखिएगा। हो सकता है थोड़ी लॉन्ग हो जाए वीडियो क्योंकि ये थोड़ा बड़ा मेथड है, कॉम्प्लेक्स मेथड है, तभी इसे सिंप्लेक्स मेथड बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? टू ऑयल कंपनीज, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन एंड कॉलटेक्स, ऑपरेटिंग इन अ स्टेट आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, ठीक है। दो ऑयल कंपनीज है ये दोनों, ठीक है। वो अपने जो सेल है उसमें इंक्रीज करना चाह रही है। द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ डिक्रीजिंग प्राइस गिविंग फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑन ₹400 परचेज ऑफ ऑयल। तो हमारे पास जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है वो क्या कर रही है? अपने प्राइस को डिक्रीज करने के लिए क्या कर रही है? सॉफ्ट ड्रिंक्स दे रही है फ्री में अगर ₹400 की परचेज करते हैं तो, ठीक है। और गिविंग अवे आर ड्रिंकिंग ग्लास विद ईच 40 लीटर परचेज। और जो सेकंड वाली है कॉलटेक्स, वो 40 लीटर परचेज पर एक ड्रिंकिंग ग्लास दे रही है, ठीक है। ऑब्वियसली कॉलटेक्स कैन नॉट इग्नोर दिस एंड कम्स आउट विद इट्स ओन प्रोग्राम टू इंक्रीज इट्स शेयर इन द मार्केट। तो हमने देख लिया कि इंडियन ऑयल अपना जो वो कर रही है सेल की इंक्रीज कर रही है ₹400 के ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक्स देकर, तो उसे इग्नोर नहीं कर सकती है कॉलटेक्स। और वो उसने भी अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया है इंक्रीज करने के लिए, मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करने के लिए। द पे ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्केट शेयर्स इज गिवन इन द टेबल बिलो। तो हमारे पास परसेंटेज जितनी भी होगी इंक्रीज और डिक्रीज की वो सारी हमें इस टेबल में दे रखी है। किस तरह से टेबल दे रखी है? ये कॉलटेक्स के लिए हमारे पास टेबल के वो है कि कॉलटेक्स क्या कर रही है? डिक्रीज प्राइस पर ये वैल्यूज आ रही है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स पर ये वैल्यूज आ रही है, फ्री ड्रिंकिंग ग्लास पे आ रही है। और इधर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए दे रखी है, ठीक है, सारी वैल्यूज। डिटरमाइन द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर द टू ऑयल कंपनीज। हमें ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी डिटरमाइन करनी है। देखो अभी हम ये पे ऑफ मैट्रिक्स देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे इतनी सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज लिखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, हम जो कॉलटेक्स है उसे प्लेयर बी मान लेते हैं। जो कॉलटेक्स है वो हमारे पास प्लेयर बी है, इधर नहीं लिखते हैं, हम इधर लिखते हैं, ठीक है। कॉलटेक्स हमारे पास प्लेयर बी है और जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है वो हमारे पास प्लेयर ए है, ठीक है। डिक्रीज प्राइस हमारे पास फर्स्ट स्ट्रेटेजी है और फ्री सॉफ्ट ड्रिंक हमारे पास सेकंड स्ट्रेटेजी है और फ्री ड्रिंकिंग ग्लास हमारे पास थर्ड स्ट्रेटेजी है, ठीक है। सिमिलरली कॉलटेक्स के लिए भी लेकर चलते हैं। डिक्रीज प्राइस हमारे पास फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक हमारे पास सेकंड स्ट्रेटेजी है और फ्री ड्रिंकिंग ग्लास हमारे पास थर्ड स्ट्रेटेजी है, ठीक है। मतलब हमारे पास अब ये पे ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी जो थोड़ी सी सिंपल दिखेगी, इसकी तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगी। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सिंपली हो जाएगी पे ऑफ मैट्रिक्स। इसकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं 4 3 -3 1 1 4 -3 6 -2, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी हमारे पास इस तरह से गेम थ्योरी का क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, हम इसका सैडल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सैडल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? पहले तो रो का मिनिमम फाइंड करते हैं। रो का मिनिमम, इस रो का मिनिमम कौन सा है? -3 है। इस रो का मिनिमम क्या है? हमारे पास 1 है। इस रो का मिनिमम हमारे पास -3 है, ठीक है। और क्या फाइंड करते हैं हम? कॉलम का मैक्सिमा, ठीक है। कॉलम का मैक्सिमम देखते हैं। इस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 4 है। इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू भी हमारे पास 4 है। इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं? हम मिनिमा फाइंड करते हैं। मिनिमा इसका कॉलम के मैक्सिमा का, जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली है उनका मिनिमा फाइंड करते हैं। इसमें मैक्सिमम हमारे पास कितना, इन मैक्सिमम में हमारे पास मिनिमम कितना जाएगा? 4। और क्या फाइंड करते हैं? मैक्सिमम फाइंड करते हैं रो के मिनिमा का, जो मिनिमम वैल्यूज निकाली है उनका मैक्सिमम। इनमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 आती है। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ गेम होगी, वैल्यू ऑफ गेम जो होगी वो किस बीच में लाई करेगी? वो 1 से तो बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी, ठीक है। हम इतना कह सकते हैं। और सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है हम किससे सॉल्व करते हैं? हम डोमिनेंस रूल अप्लाई करते हैं। अब इसमें देखते हैं हम डोमिनेंस रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे छोटे एलिमेंट लेके चलेंगे। -3 इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, ठीक है। फिर 4 देखिए, ये सबसे बड़ा हो गया, मतलब इस वाले को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखें थर्ड वाले को, 3 इससे छोटा है, 1 इसके इक्वल है, लेकिन 6 इससे बड़ा हो गया, मतलब हम सेकंड रो को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम यहाँ पे डोमिनेंस रूल अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एक आध रो हमारी कम हो जाए, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई भी रो यहाँ पे रेड्यूस नहीं हो पा रही है। उसके बाद क्या करते हैं, हम कॉलम देखते हैं। कॉलम में क्या देखते हैं? मैक्सिमम जो वैल्यूज होती हैं उनको, उस वाली कॉलम को हम वो करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 4 है। वो इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है। उसके बाद 3 देखिए, इससे तो बड़ी है बट इससे छोटी है, तो अब हम इससे ही कंपेयर करेंगे थर्ड वाली को, लेकिन -3 इस वाले से छोटी रह गई, तो हम इस वाली जो कॉलम है उसे इग्नोर नहीं कर सकते। सिमिलरली हम इसे भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे और इसे भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डोमिनेंस रूल भी अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास सैडल पॉइंट भी सॉल्व नहीं हो रहा हो और डोमिनेंस रूल से भी हमारी जो मैट्रिक्स है वो रेड्यूस नहीं हो पा रही हो, तो हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स बच जाती है। उसके बाद हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? देखो, ग्राफिकल मेथड 2x2
m या फिर m क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स में हमारे पास अप्लाई होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 2 क्रॉस 2 तो है नहीं, यहाँ पे तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो हम ग्राफिकल मेथड भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा मेथड आता है, उसके बाद हमारे पास आता है एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड के लिए हमारे पास यहाँ पे हम एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कौन सा मेथड आता है, इटरेटिव मेथड, इटरेटिव मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है सिंप्लेक्स मेथड। हम तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब जब हम लेकर चल रहे हैं, वो हम सिंप्लेक्स मेथड लेकर चल रहे हैं, तो हम सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब सिंप्लेक्स मेथड के लिए क्या करना है, हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स इतनी है, ठीक है। इसको हम अलग कर देना जिससे हमारे पास कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास एक्स्ट्रा की हैं, इन्हें हम हटा देते हैं, जिससे कभी हम अपनी पे ऑफ मैट्रिक्स में इन वैल्यूज़ को ऐड कर दें। हमारे पास सिर्फ पे ऑफ मैट्रिक्स इतनी बची है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे कि जो प्लेयर ए है उसको फर्स्ट स्ट्रेटेजी चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x1, सेकंड स्ट्रेटेजी चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x2, थर्ड स्ट्रेटेजी चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x3। लेट x1, x2, x3 बी दी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर ए, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है प्लेयर ए के लिए। सिमिलरली क्या फाइंड करेंगे, ऑल्सो हम बी के लिए लिख लेंगे। बी के लिए क्या लेंगे, y1, y2 और y3 बी दी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर बी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। अब हम लेट करेंगे क्या, लेट वैल्यू ऑफ गेम इज वी, वैल्यू ऑफ गेम इज वी, ठीक है। हमने वैल्यू ऑफ गेम वी मान लिया। अब हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इक्वेशन बनाएंगे, जैसे एल्जेब्रिक इक्वेशन से बनाते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड में हम जैसे इक्वेशन बनाते हैं वैसे इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन अब सिर्फ बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। ये भी हम आपको बता देंगे कि हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बता रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, तो हमने अपनी पे ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, कंसिडरिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा बहुत काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है ये, तो हम पेज को थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स या फिर कहें तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, तो हम पेज को थोड़ा सा एडजस्ट करके हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंसिडरिंग दी पे ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू बीज पॉइंट ऑफ व्यू, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर वी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर करेंगे और हमने वैल्यू ऑफ द गेम कितनी मानी है, हमने वी मानी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द गेम हमने वी मानी है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो वैल्यू ऑफ द गेम है वी, वो ए के लिए है, मतलब बी हमारा हारता है। हम ये मान के चलते हैं कि ए जीतता है, बी हारता है। वैल्यू ऑफ गेम अगर वी है तो वो ए के लिए, मतलब बी क्या चाहेगा कि हम वो वी जो है वैल्यू ऑफ द गेम उसे मिनिमाइज करें, तो बी क्या चाहेगा कि बी वॉन्ट्स टू मिनिमाइज वी, ठीक है। दैट इज वैल्यू ऑफ गेम, दैट इज वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि बी तो यही चाहेगा ना कि वो जो वैल्यू ऑफ द गेम है उसे वो मिनिमाइज करे, क्योंकि हम जब भी वी मान के चलते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू ऑफ द गेम आती है वो ए के लिए आती है, मतलब ए हमारा जीत रहा होता है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे केस में। तो हम जब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे तो बी तो यही चाहेगा कि वो मिनिमाइज और कम से कम हारे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई होगी आई होप। तब हम क्या बनाएंगे, अब हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। सो मेकिंग इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स, मेकिंग इक्वेशंस फ्रॉम गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स। अब हम पे ऑफ मैट्रिक्स से अपनी इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू बीज पॉइंट ऑफ व्यू। हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन इक्वेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है, बीज पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन जो बनाती है वो हमने एज पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन अभी गलत हो जाता, ठीक है। इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। जब हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन किस तरह से बनेगी, बी के लिए फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से आएगी, सेकेंड इस तरह से, थर्ड इस तरह से। तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को, 4y1 फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए y1 प्रोबेबिलिटी है, प्लस सेकंड क्या आएगी, हमारे पास 1 है तो y2 माइनस का 3y3। अब ये जो है हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू वी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बी के लिए हम ये तो मान के चलेंगे कि वो मिनिमाइज करेगा बी को, मतलब जो हमारी ये वैल्यू है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू वी रहेगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ द गेम से कमी रहेगी इसकी स्ट्रेटेजी, तभी तो वो हार रहा है, वो मिनिमाइज कर रहा है, बट वो हार ही रहा है ना गेम में। तो हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू वी की कंडीशन आ जाएगी। फर्स्ट स्ट्रेटेजी से हमारे पास इक्वेशन आ गई, ऐसे सेकंड से बनाएंगे और थर्ड से बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, 3y1 प्लस y2 प्लस 6y3 इज लेस देन इक्वल्स टू वी, ठीक है। वी कैपिटल वी मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे, तो ओके। थर्ड क्या आ जाएगी, 3 माइनस का 3y1 प्लस का 4y2 माइनस का 2y3 इज लेस देन इक्वल्स टू वी, ठीक है। हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब देखो हमने 3 प्रोबेबिलिटीज ली हैं, हम एक और चीज़ चाहते हैं कि टोटल जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सबका सम हमेशा इक्वल्स टू 1 आता है,
ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ कंडीशन ये हो गई। अब हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई और हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि y1, y2, y3 ये जो वैल्यूज़ होती हैं हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होती है और 1 से छोटी होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की आप जानते हुए किसी भी चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी हमें किसी चीज़ की फाइंड करनी है, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी मान लेते हैं सेट, फॉर एग्जाम्पल कोई सेट है भी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आएगी या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी या फिर लेस देन इक्वल टू 1 आएगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। 0 और 1 के बीच में लाई करते प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना कि इन प्रोबेबिलिटीज, ये जो प्रोबेबिलिटीज है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगी और लेस देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, बट इतना इनफ है क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी तो हमारी इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इन इक्वेशंस को कुछ नेम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 1 नाम नेम रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इधर v को हम इधर पूरे में डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। इससे हम एक सिंपल सी इक्वेशन आएंगे जिसमें हमारे पास इधर की साइड 1 रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से ही हम अपना सिंप्लेक्स मेथड को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं 4y1/v प्लस y2/v माइनस का 3y3/v इस लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे v हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई में था, उसे हम इधर डिवाइड में ले गए तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, 3y1/v प्लस y2/v माइनस प्लस 6y3/v इस लेस देन इक्वल टू 1 एंड माइनस 3y1/v प्लस 4y2/v प्लस माइनस का 2y3/v इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारे पास ये सारी कंडीशन आ गई और लास्ट वाली भी हम लिख लेते हैं, क्या है, y1/v प्लस y2/v प्लस y3/v इज इक्वल्स टू 1/v। यहाँ पे हमारे पास v नहीं था, इधर तो v था तो हम डिवाइड में ले गए, लेकिन हमने सारी इक्वेशन अपॉन में v में बनाई है तो इधर हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया v से, जिससे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, सॉरी आपको दिखी नहीं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। हमने इसमें y1/v प्लस y2/v प्लस y3/v इक्वल्स टू 1/v कर दिया। हमारे पास सारी इक्वेशन अपॉन में v डिवाइड में था तो हमने यहाँ पे भी v से डिवाइड कर दिया, जब इधर डिवाइड करा तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये जो इक्वेशन है कंप्लीट होती है। अब देखो हम क्या करें, हम ये y1/v को हम कैपिटल Y1 मान लें तो हमारे पास इक्वेशन ये थोड़ी सिंपल हो जाएगी, इधर भी हमारे पास 1 हो जाएगा और ये भी हमारे पास डिवाइड में नहीं रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग yj/v इक्वल्स टू कैपिटल YJ वेयर j इक्वल्स टू 1, 2, 3। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास j की वैल्यू 1, 2, 3 है वहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, मतलब y1/v की जगह पे कैपिटल Y1 हो जाएगा। ठीक है, हम ये इस तरह से सारी वैल्यूज पुट करेंगे। क्या वैल्यू, फिर हमारे पास ये सारी इक्वेशंस किस तरह से बन के आ जाएंगी, 4y1/v क्या आ जाएगा, कैपिटल Y1 प्लस y2/v क्या आ जाएगा, कैपिटल Y2 माइनस 3y3/v कितना हो जाएगा, कैपिटल Y3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 कैपिटल Y1 प्लस कैपिटल Y2 प्लस 6 कैपिटल Y3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास 3 कैपिटल Y1 प्लस 4 कैपिटल Y2 माइनस, इधर माइनस है, हाँ इधर माइनस है, यहाँ पे गलती से प्लस आ गया, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, तो माइनस 2 कैपिटल Y3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं y1, y2, y3 वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेंगी। जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर करा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सिमिलरली यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेंगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या लिखा है कि जो हमारा b है वो वांट करेगा कि जो हमारी वैल्यू आ रही है वैल्यू ऑफ द गेम वो उसे मिनिमाइज करना, मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आएगी कि वो जो हमारे पास प्लेयर है वो मिनिमाइज करेगा इसको v को, तो 1/v को वो मैक्सिमाइज करेगा। जब वो v को मिनिमाइज करना चाह रहा है तो 1/v को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी कि मैक्सिमाइज 1/v, दैट इज मैक्सिमाइज करना चाहेगा किसे, मैक्सिमाइज z, इसे हम 1/v को हम z मान लेते हैं, जिसे हम क्या लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3। जब भी हम सिंप्लेक्स इक्वेशन की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 तो कांस्टेंट वैल्यूज चाहिए होती है, जो हमारे पास 1, 2, 3 ये आ गई हैं। ठीक है, और एक ये तो सब्जेक्ट कांस्टेंट हो गए हैं और एक मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे हमने मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन ले ली है। हमने b का पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमाइज लिख सकते हैं 1/v को। ठीक है, लेकिन अगर a का पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं तो यहाँ पे होता है
मिनिमाइज 1/v। अगर मिनिमाइज 1/v होता है तो हम जब भी सिंपलेस्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हम जितनी भी मिनिमाइज वाली कंडीशन है उन्हें मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर दें। लेकिन अगर हमने बी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो हमारे पास डायरेक्ट मैक्सिमाइज आया है तो हमें कन्वर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे तो बस यहाँ तक हमने सिर्फ इक्वेशंस बनानी सॉल्व करी है, मतलब इक्वेशंस को किस तरह से क्रिएट करना है। इसके बाद हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा जहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर अपने कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हमारे पास ये इनइक्वलिटी है, इस इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। फ्रॉम, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 पहले बन गई है। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा 4y1 प्लस y2 माइनस का 3y3। अब यहाँ पे हमें इक्वल लगाना है, इक्वल टू 1 करना है। अगर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। हम ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस s1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ पे s1 की कुछ वैल्यू रही होगी, तो ये जो s1 हमने ऐड करा है इसे हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने s1 ऐड करा है। अब सेकंड वाले में क्या ऐड करेंगे, हम s2 ऐड करेंगे, क्योंकि वैल्यूज तो सेम नहीं हो सकते जो हम सेम वेरिएबल ऐड कर दें। इस बार हम अनदर स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे जिसका नाम देंगे s2। तो 3y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस s2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, थर्ड वाले में अब s3 ऐड कर देंगे, प्लस 4y2 माइनस का 2y3 प्लस s3 इज लेस देन हट जाएगा, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक कंडीशन आई थी मैक्सिमाइज जेड। ठीक है, जेड की वैल्यू हमारे पास ये है, हमें क्या मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज जेड, या फिर मैक्सिमाइज कहें तो मैक्सिमाइज करना है 1/v। ठीक है, इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी, देखो y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे s1 s2 s3 ऐड करा है तो उनकी क्या वैल्यू होंगे, प्लस 0 s1, हमारे पास 0 ही तो रहेगा, बट हम ये वैल्यूज लिखेंगे तो हमें अब आगे अपनी एक टेबल बनानी है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 0 s2 प्लस 0 s3। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन आ गई है और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं। अब सब चीज़ इन 4 इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब हमने देखो यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स तो क्रिएट कर ली है। देखो यहाँ पे हमारे पास अपनी टेबल आ गई है। ठीक है, हमने पहले बना के रख ली थी। अब आप एक बार देख लीजिए हमने टेबल किस तरह से बनाई है। ओके, तो टेबल हमने किस तरह से बनाई है, यहाँ पे हमारे पास b है। हमने कॉलम्स कितने लिए हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स थे y1 y2 y3 और s1 s2 s3। ठीक है, हमारे पास यही तो वेरिएबल्स थे y1 y2 y3 s1 s2 s3। तो हमने 6 कॉलम्स तो इनकी बना दिए हैं, y1 y2 y3 s1 s2 s3। एक मिनिमम रेशियो का कॉलम आया है, एक cj है, एक xb है, एक cb है, एक b है। ठीक है, एक b है, b नहीं दिख रहा आपको, अब दिख गया होगा आई होप, तो b आ गया है। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज किस तरह से हम फिल करेंगे, इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो cb में हमारे पास क्या आता है, cb में हम फिल करते हैं जो भी हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, जो भी बेसिक वेरिएबल्स की कॉस्ट होती है। बी हमारे बेसिक वेरिएबल कौन से, जो हमने फालतू में ऐड करे हैं अभी, मतलब वो तो हमने एक्स्ट्रा में ऐड करे हैं ना इक्वेशन बनाने के लिए, इसलिए मैंने बोलती है फालतू में। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से थे, वो s1 ऐड करा है हमने, s2 ऐड करा है और s3 ऐड करा है। उनकी कॉस्ट कितनी है हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हमारे पास उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 0 0 0। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल कितनी आ जाएगी, 0 0 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे cj, और cj में क्या आएगी, हमारे पास कॉस्ट आएगी इनकी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में। ठीक है, और xb में क्या आएगा, हमारे पास जितने भी बेसिक जो हमने बेसिक वेरिएबल्स क्वेश्चन में दे रखे हैं वो आएंगे, जैसे y1 y2 y3 थे, तो y1 y2 y3 लिख देंगे इधर, y1 y2 y3। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वैल्यूज है इनकी कॉस्ट लिखनी है हमें यहाँ पर। ठीक है, कॉस्ट कैसे हैं, जैसे मैक्सिमाइजेशन में देखते हैं, देखो y1 y2 y3 की तो 1 है, बाकी सबकी 0 है, तो ये सारी वैल्यूज हम उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो देखो पुट कर देते हैं 1 1 1 0 0 0। ओके, अब ये हमारी बेसिक टेबल रेडी है, बस अंदर की वैल्यूज पुट करनी रह गई है। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई है क्या, कि यहाँ पे जो हमने cj की वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में यहाँ पे लिखी है, लेकिन xb में यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, जितने भी हमारे पास एक कॉन्स्टेंट्स बनाई है इसमें इक्वल्स टू की जगह पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे y1 y2 और y3 के प्लेस में ये सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं क्या है, ये कट करके क्या क्या वैल्यूज है, हमने सब में ऑलरेडी 1 बनाया हुआ है। कभी कभी इक्वेशंस में ऐसा होता है कि 2 3 4 स्टेप से भी वैल्यू आती है, तो वो चीज़ लिखनी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 1 एंड 1 आ जाएगा। ओके, थोड़ा सिंप्लेक्स मेथड थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी टेबल ना आप जब सॉल्व करेंगे तो पूरा पेज तक भर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, इतनी सी भी मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशंस में। देखो अब y1 जो हमारे पास फर्स्ट वाली है उसमें y1 के लिए क्या क्या वैल्यूज लिखी हुई है हमारे पास, यहाँ पे लिख रही है 4 3 -3, तो हम y1 के प्लेस पर पुट कर देंगे, y1 के नीचे 4 3 -3। ठीक है, अब y2 के नीचे हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, y2 में क्या है 1 1 4,
ठीक है। तो हम यहाँ पे 114 लिखेंगे, 114। उसके बाद y3 के लिए हम देखेंगे, y3 के लिए क्या है हमारे पास, माइनस का 3 है, प्लस का 6 है, माइनस का 2 है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे, माइनस का 3, प्लस का 6 और माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद हम S1, S2 और S3 की वैल्यू देखेंगे। तो देखिए अगर S1 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में, S2 हमारे पास सेकंड इक्वेशन में और S3 हमारे पास थर्ड इक्वेशन में, बाकी सब में 0 है। तो देखो तो S1 फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास S1 है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास S2 है और थर्ड में हमारे पास S3 है, बाकी सब में इनकी वैल्यू 0 है जिन्हें हमने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो टेबल है कंप्लीट हो जाती है जो हमने फिल करी है। उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, उसके बाद हम फाइंड करते हैं डेल जे, ठीक है। डेल जे का फॉर्मूला क्या है, एक बार आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला होता है सी जे माइनस सी बी इंटू सी बी, ये वाली जो सी बी है इंटू एक्स बी, ठीक है। इस तरह से हम, सॉरी एक्स बी नहीं है, इट इज वाई जे, सी जे माइनस सी बी वाई जे, सी जे 1, जैसे हमें फर्स्ट वाले का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस सी बी कितना है हमारे पास, 0 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू माइनस का 3। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, मतलब जितनी भी हमें मल्टीप्लाई करनी है उन सबका ऐड करके तब उसमें से माइनस करते हैं। अब एक तो हमारे पास सारी 0 वैल्यूज है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस करके 1 आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे तो सारी वैल्यूज हमारे पास सेम आएंगे, तो इधर तो इस सबकी मल्टीप्लाई 0 में होगी तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज हमारे पास सेम आते चली जाएंगी जो ऊपर है। तो ये 1 1 0 0 0, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव नंबर कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे सबसे बड़ा। तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर ये तीनों है और तीनों इक्वल है, तो इस केस में हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं। हम मान लेते हैं ये, इसे हम बोलते हैं इनकमिंग वेक्टर। अब ये जो y1 है ये इधर की साइड आ जाएगा, S1 S2 और S3 की साइड, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आने के लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी, मतलब यहाँ से एक आउटगोइंग वेक्टर निकालना है। वो कैसे निकलेगा, हमने y1 चूज करा है, तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, xb अपॉन y1, xb अपॉन y1 का मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, xb 1/4, ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/-3, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सबसे मिनिमम कौन सा होगा। और स्टूडेंट्स एक चीज तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे माइनस दिख जाए उस वाले को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसे तो हम मानेंगे ही नहीं, इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दो नेगेटिव वाली चीज को हमें इग्नोर कर देना है मिनिमम रेशियो में। बाकी दो में जो मिनिमम कौन सी बैठेगी, 1/4 मिनिमम बैठेगी, तो ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर है और ये हमारा इनकमिंग वेक्टर है। तो हम दोबारा से सेम टेबल क्रिएट करते हैं। अब क्या लिखा जाएगा, S1 की जगह पर आएगा हमारे पास y1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y1, ये हमारे पास S2 और S3 सेम रहेंगे, पर y1 लिख दिया क्योंकि y1 हमारा इनकमिंग वेक्टर था यहाँ से और S1 हमारा आउटगोइंग वेक्टर था, तो S1 की जगह पे हमने y1 लिख दिया है। अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज लिखेंगे। देखो S2 की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में अभी भी 0 है और S3 की अभी भी 0 है, लेकिन y1 की हमारे पास वैल्यू है 1, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हमारे पास y1 की वैल्यू हमारे पास हो गई है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया है। क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एक की एलिमेंट कौन सा होता है, जो इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर के इंटरसेक्शन पर आता है, ये हमारा की एलिमेंट होता है। अब इस की एलिमेंट को हमें 1 बनाना होता है। अब 1 कैसे, हमारे पास 1 कैसे बनेगा, ये इस पूरी रो में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं हमारे पास 1 आ जाएगा वैल्यू। हम इसमें पूरी रो में 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 1/4 हो जाएगा, ये माइनस का 3/4 हो जाएगा, ये अपॉन 1/4 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गए की एलिमेंट वाली जो रो थी वो कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो 1 बन गया, अब इसके नीचे जो एलिमेंट्स है उन्हें हमें 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइडेड रो। तो हम क्या करें, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 3 और 3 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यही अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 3 के इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 1 में से माइनस करना है, तो 1 - 3/4, 1 - 3/4 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4। सिमिलरली हमें 3 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस का 9/4 हो गया और उसे 6 में से माइनस करना है, ठीक है। तो 6 में से माइनस करेंगे तो प्लस की वैल्यू बन जाएगी, 6 4 24 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 13/4 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13/4। अब 0 माइनस इसमें हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस का 3/4 आ जाएगा, 1 - 0 हमारे पास 1 ही रहेगा और इधर 0 रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये वाली रो कंप्लीट होती है। उसके बाद हमें इसके नीचे वाली वैल्यू में भी हमें 0 बनाना है, ठीक है। 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम इस वाली रो में 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों रोज को ऐड कर दें तो हमारे पास 0 बन जाएगा। तो इस वाले में हमने 3 से मल्टीप्लाई करी और इसमें ऐड कर दिया। सिमिलरली इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 और 4 में ऐड कर देंगे 4 + 3/4 कितना हो जाएगा, 4 4 16 + 3 19/4। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जाएगी 19/4।
सिमिलरली यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9/4 हो जाएगा और इसे -2 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4 2 8, 8 2 16, 17/4 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 17/4 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 3/4 से 0 में ऐड कर देंगे तो 3/4 ही बचेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे पास 0 ही रहेगा। ये नेक्स्ट में हम जब 0 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में ऐड करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमने सारे ऑपरेशन अप्लाई करे हैं हमें इस वाली रो में भी अप्लाई करने हैं इन सब के साथ। दैट इज हमने फर्स्ट वाली रो में हमने 1/4 किया था तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू जाएगी, यहाँ पे 1/4 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने इस वाली रो के लिए क्या किया था, हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करी थी ऊपर वाली रो में और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, मतलब इस वाली रो में हम 3 से मल्टीप्लाई करें 1 - 3/4 करेंगे, 1/4 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे इसमें हमने ऐड कर दिया था 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3/4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 + 3/4, 4 1 जा 4 और 3 7/4 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमारी ये टेबल फिल हो गई है। अब हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यहाँ से डेल जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। डेल जी क्या होता है, CJ - CB YJ, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई करेंगे, CB की YJ में मल्टीप्लाई करेंगे और CJ में से माइनस कर देंगे। CJ हमारे पास सेम चलेगा, 1 - 1 × 1 दैट इज हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। फिर और यहाँ पे हमारे पास बाकी 0 हो जाएंगे तो हमें इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस फर्स्ट वाले को ही फिलहाल लेकर चलते हैं, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 तो हमारे पास इधर वैल्यू जाएगी 3/4 और इधर क्या हो जाएगा 1 - माइनस का 3/4 दैट इज 1 + 3/4 तो हमारे पास आ जाएगा 7/4। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 - 1/4 तो माइनस का 1/4, इधर हो जाएगा 0 - 0 0 0 - 0 0, ठीक है। हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जब तक हमारे पास सारी वैल्यूज 0 या 0 से कम नहीं हो जाती तब तक हमें ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है। अब हम क्या करेंगे, हम मिनिमम रेशियो फाइंड करेंगे, किसका, XB/Y, ये हमारे पास कौन सी है, Y3 का, ठीक है। ये जो हमारा वेक्टर है मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये, इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है Y3 ये हमारा इनकमिंग वेक्टर है, मतलब नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये इधर आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा। अब लेकिन हमें इधर लाने के लिए एक आउटगोइंग वेक्टर डिसाइड करना होगा जिसे हम इस मिनिमम रेशियो से फाइंड करेंगे। तो XB/Y3 फाइंड करेंगे, XB/Y3 इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1/3 और माइनस वाली वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों को डिवाइड करें, दैट इज इन दोनों को सॉरी तो ये हो जाएगा 1/13, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वापस से नेगेटिव वैल्यू आएगी कितनी, माइनस का 7/17 तो ये अगेन नेगेटिव हो गई, मतलब हमारा आउटगोइंग वेक्टर ये है S2, ठीक है। अब हम सेम टेबल अगेन ड्रॉ करेंगे, किस तरह से, देखो Y1 तो हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद S2 हमारा यहाँ पे एक की एलिमेंट बन गया इन दोनों की इंटरसेक्शन में, S2 की जगह पे हमारे पास वेक्टर आ जाएगा Y3, ठीक है। तो हम यहाँ पे Y3 को लिख देंगे और S3 हमारा एज इट इज रहेगा। अब हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में Y1 की वैल्यू 1 है, Y3 की वैल्यू 1 है और S3 की वैल्यू 0 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम अभी लाइंस को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर 1 बनाना है, ये जो यूनिटी एलिमेंट है यहाँ पे हमें 1 क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब 1 कैसे क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 हम 4/13 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इस वाली पूरी रो में 4/13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 4/13 से, ऐसे 4/13 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास 1/13 आ जाएगा। 4/13 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही रहेगा, 4/13 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 0 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 4/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/13 बन जाएगा और इधर भी 4/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/13, इधर 4/13 ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे इधर 0 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इससे ऊपर वाली और इससे नीचे वाली वैल्यूज को हमें 0 क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, हम इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। हमने इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड करते हैं तो 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/13 में और ऐड कर देंगे 1/4, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 4 कुछ कट नहीं हो रहा है, आई थिंक नहीं हो रहा कट, ओके। तो 3 3 = 9 + 13/13 4 = 52, ठीक है। तो ये हो गया 16/52, ठीक है। ऐसे हमें सारी रोज फिल करनी है, मैं फिल कर लेती हूँ। सिमिलरली नीचे वाली रो को भी हमें 0 बनाना है, वो भी हम बना लेते हैं। किस तरह से बन जाएगी वो, हम इसमें 4/17 से मल्टीप्लाई करके 17/4 से मल्टीप्लाई करके इस वाली में ऐड करते हैं, 17/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास ये भी 0 हो जाएगी। तो हम अब इसी तरह ये सारी वैल्यूज फिल कर लेते हैं। अगेन आपको मैंने बता दिया किस तरह से फिल करनी है। स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे हमने जैसे 0 बनाई थी तो हमारी जो वैल्यूज आई थी वो यहाँ पे हमारे पास 33/4 आएगी, जिससे हमारा रेशियो भी 33/4 हो गया, जिससे हमारे पास अब ये जो सारी वैल्यूज हैं गलत हो जाती हैं। आपको पता है हमें किस तरह से यहाँ पे 1 और 0 क्रिएट करना है, आप जल्दी से क्रिएट कर लीजिए, मैं भी बनाती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी टेबल कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डेल जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल जी की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला हमने बता रखा है CJ - CB × YJ।
सी जे में से 1 माइनस सी बी इंटू वाई जे, दैट इज 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 0 और 0 इंटू 0। इस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, पूरा प्रोसेस बता रखा है, बिल्कुल डायरेक्ट हमें फाइंड करना है। तो 1 माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 बचेगा, ठीक है, और बाकी सारी हमें 0 में मल्टीप्लाई हो रही है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस, उसके बाद हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 3/11 में, तो हमारे पास 3/11 हो जाएगा, माइनस 1 की 1/33 में करेंगे, ये हो जाएगा, माइनस फिर 0 किस में करेंगे तो हमारे पास माइनस का 0 हो जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सारी वैल्यूज़ को लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। इस तरह से हमें पूरी टेबल फिल करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अपनी टेबल फिल कर ली है। यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास ये है, तो मतलब ये हमारा इनकमिंग वेक्टर है। अब आउटगोइंग वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स बी डिवाइडेड बाय ये कौन सा हमारे पास वेक्टर चल रहा है, हमारे पास y2 वेक्टर है, तो एक्स बी अपॉन y2 करेंगे, ठीक है, और हमारे पास x2 इंटू अपॉन y2 निकालेंगे। देखो एक्स बी ये है और y भी ये, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 62/33, 161, ठीक है। अब हम मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे। मिनिमम एलिमेंट हमारे पास ये वाला होता है, तो ये हमारे पास S3 आउटगोइंग वेक्टर हो जाता है। तो अब हम अगेन पूरी टेबल को अगेन बनाएंगे। किस तरह से बनेगी हमारे पास टेबल, देखो y1 हमारे पास एज इट इज रहेगा, y3 हमारे पास एज इट इज रहेगा, और S3 की हमारे पास S3 की जगह पर हमारे पास कौन सा वेक्टर आएगा, ये y2 वेक्टर आएगा। y2 तो हमारा इनकमिंग वेक्टर है, तो यहाँ पे y2 हमारे पास इनकमिंग वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद हम वैल्यूज देखते हैं। देखो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में तीनों की वैल्यूज अब हमारे पास 1 1 हो गई है, ठीक है, और हम सारी वैल्यूज को इसी तरह क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास की एलिमेंट कौन सा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज हमारे पास ये वाला की एलिमेंट है। यहाँ पे हम 1 क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम 1 क्रिएट करेंगे तो किस तरह से क्रिएट करेंगे, 33/161 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी 0 रहेगा और ये भी ऑलरेडी 0 रहेगा, और हमें बाकी सारी रो में 33/161 से मल्टीप्लाई करनी है और पूरी रो को इस तरह से फिल कर देना है। इस तरह से वाली रो हमने फिल कर ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो की एलिमेंट है इससे ऊपर के दोनों एलिमेंट्स में हमें 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो हम किस तरह से बना सकते हैं, इसमें हम सेकंड रो में 0 बनाने के लिए हम क्या करें, इसमें हम 1/33 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। इसमें 1/33 से मल्टीप्लाई करके इस वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दें। सिमिलरली अब इसमें 1/33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसमें 1/33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही बचेगा, उसमें 1 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इस तरह से हमें पूरी वैल्यूज फिल कर देनी है। ओके, अब देखो ये हमने पूरी रोज फिल कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली रो में भी यहाँ पे हम 0 बनाएंगे। अब यहाँ पे 0 किस तरह से बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस बनाना है। तो हम इसमें क्या करें, हम 3/11 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले में और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें 3/11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 में 3/11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 माइनस 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी ये वाली रो भी अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से डेल जे की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है डेल जे का, CJ माइनस CB इंटू YJ, ठीक है। CB हमारे पास ये वाली वैल्यू है और YJ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और CJ में से माइनस करेंगे। ये तो हमारे पास 0 0 है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम के लिए, 1 माइनस 1 इंटू 1 1, तो हमारे पास 0 आएगी। इस तरह से हम पूरी रो फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी ये जो डेल जे की वैल्यू है ये हमारे पास कंप्लीट होकर आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे नीचे की वैल्यूज में या तो सारे 0 हैं या फिर नेगेटिव वैल्यूज हैं। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए जब डेल जे की वैल्यू या तो लेस देन या फिर इक्वल टू 0 आ जाए, डेल जे की वैल्यूज फॉर ऑल सभी के लिए हमारे पास कंडीशन ऐसी आ जाए कि या तो 0 हो या 0 से कम हो, तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन होता है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। और इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिंप्लेक्स मेथड की टेबुलर फॉर्मूला है, मतलब टेबल का काम कंप्लीट हो चुका है, हमने अपना सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। तो अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, देखो y1 के लिए हमारे पास वैल्यू ये आ रही है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, y1 के लिए हमारे पास है 27/161, y2 के लिए हमारे पास है कितना, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज 3/161, सॉरी ये y3 है, और ये y2 के लिए हमारे पास कितना है 62/161। ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है कैपिटल Y1, कैपिटल Y3 और कैपिटल Y2 के लिए। बट हमारे पास जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास क्या है, Y1, Y2, Y3 स्मॉल में है, तो हमें स्मॉल वाली वैल्यूज को और कैलकुलेट करना होगा। ओके, स्मॉल Y1, Y2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिए कि वैल्यू ऑफ द गेम वैल्यू, दैट इज हमारे पास v, वो कितना है हमारे पास ये है। अब हमने और किसी रो में हमने ये वाली वैल्यू फाइंड नहीं करी है,
किसी में भी नहीं फाइंड करिए, लेकिन जब हम लास्ट बार करेंगे तो हमें ये वैल्यू भी फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, ऊपर से हमें मल्टीप्लाई करनी है, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है बिल्कुल उसी की हेल्प से हमें ये वाली भी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इधर की वैल्यू फाइंड करनी है वैसे ही हमें ये वाली वैल्यू भी फाइंड करनी है। ओके, बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द गेम हमारे पास आ जाती है 92/161, जिसे हम कट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4/7 बचेगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ द गेम आ गई। अब बस हमें अपनी वैल्यूज में वैल्यू पुट करनी है। हमने क्या माना था कि yj/v इक्वल टू कैपिटल yj था। ठीक है, सिमिलरली हम लेके चलते हैं इसी से y1/v इक्वल टू y1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसे हम यूज करते हैं y1 इक्वल टू कैपिटल y1 इंटू v लिख सकते हैं। कैपिटल y1 की वैल्यू हमारे पास 27/161 है और v की वैल्यू हमने भी फाइंड करी है 4/7 है। इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 27/92 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम y1 की वैल्यू फाइंड करिए, y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 62/92 वैल्यू आएगी और 92, और y3 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास 3/92 आएगी। ठीक है, हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। सिमिलरली अब हम इक्वेशंस बनाएंगे x के लिए, इस पे ऑफ मैट्रिक्स से x के लिए इक्वेशन बनाएंगे और हमारे पास वैल्यूज कितनी आ जाएंगे। x के लिए हम क्या करेंगे कि हमने सिंपल वैल्यूज निकालनी है। x के लिए हम क्या करेंगे कि x1 हमारे पास यहाँ पे y1 की वैल्यूज तो हमने ये ली थी। अब x1 x2 के लिए क्या करेंगे, कैपिटल x1 की वैल्यू हमारे पास ये होगी जो हमारे पास s1 की वैल्यू थी। s1 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो साइन को चेंज करके कैपिटल x1 की वैल्यू हो जाएगी 23/161 और x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये, लेकिन साइन चेंज करके 46/161 और x3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 23/161। ओके, और इसी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं क्या स्मॉल x1 की वैल्यू, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/4 आ जाएगी जब हम सॉल्व करेंगे। x2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और x3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4। ठीक है, इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आया हो तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा, हम अगेन आपको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग होती जा रही थी तो हमने थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता दिया था कि किस तरह से करना है, अपनी वैल्यूज लिखती थी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।